वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस। जी माहम। शादी के मौके पर घोड़ा दूल्हे को ले उड़ा, दुल्हन देखती ही रह गई। जी ये घोड़ा फिल्मी सी, किसी ने कहा एक्शन दो, ओ अच्छा दुल्हा ताहिर साहब वर्गा से फिर दुल्हन ने जाते घोड़े ने दूरों वेख के क्या थैंक यू घोड़े, घोड़े ने मुंह पीछे करके उन्हें क्या और घोड़े ने दौड़ना नहीं सी, दुल्हन सिगरेट पी के उन्हें लाता। और आपको पता है कितनी दूर तक दौड़ा है घोड़ा? घोड़ा इस टाइम मेरा ख्याल फ्रांस से गोल गोल होना है। भाई जब ये वाकया हुआ है तो घोड़ा दूल्हे को लेकर तो 2-4 फरलांग तक नहीं गया, 4 किलोमीटर तक दौड़ा है। जी 4 किलोमीटर तक घोड़ा दूल्हे को ऊपर बिठाए हुए दौड़ता चला जा रहा था, पीछे पीछे बाराती दौड़ते चले जा रहे थे। और दिलचस्प बात यह है दूल्हे मियाँ ने कई मरतबा घोड़े से उतरने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए, कुछ हिम्मत नहीं पड़ी। बहरहाल 4 किलोमीटर दूर जाकर बारातियों ने घोड़े को काबू किया। अच्छा 4 किलोमीटर बाद घोड़े ने दुल्हन को क्या, बेटा शादी मेरी भी नहीं हुई, ना खेडांगे ना खेडेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि छड़ा था घोड़ा? जी बिल्कुल छड़ा। यार वैसे हनी साहब अगर घोड़े की 2 बेगमात हो तो कैसे जिंदगी गुजारता हो? जलील होना सी घोड़े ने भी जिवें हनी हो रहे जी। लोगों ने घोड़े नूं खोता खोता कहना करना। काश मैं घोड़ा होंदा, मैं ऐसे दौड़ते जाता। ताजी तो घोड़ा अचानक बिदक क्यों गया? भाई हुआ ये कि किसी शरारती बच्चे ने जब मौसूफ बिल्कुल दुल्हन के घर के बाहर आए और ढोल वोल बज रहा था और जब वो तैयारी कर रहे थे कि भाई दुल्हन वाले रिसीव करेंगे तो किसी शरारती बच्चे ने पटाखा चला दिया। घोड़े ने समझा पाकिस्तान ने हमला करता। वाकई वैसे भारत के ये तो शुक्र है साढ़े पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਆ, ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਅਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा यार ये बचपन में पटाखे चलाने का किस किस को शौक था? मैं बड़े चलाए हैं। बचपन च चलाए ने तो हुण साडे ਚੱਲਣ ਦੇ। हाँ इमरान बलोच ने शुरली चलाई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मुल्तान पहुंच गया। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦਾ इंतजार कर। कैसे कैसे यार वैसे मजे के पटाखे होते थे ना। क्या बात। वो शुरू में मुझे याद है कि पटाखे आते थे उसके ऊपर कत्थई रंग का मोटा यानी कि कागज लगा होता था। वो तकरीबन आप समझिए कि गत्ता तो नहीं होता था मगर जरा थोड़ा सा थिक होता था। अनार 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 नहीं, पटाखा जो होता था। फिर उसके देखते ही देखते मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे ऐसे पटाखे आने लगे जो एक तरह से गुड्डी कागज में लिपटे होते थे। हाँ जी। उसका फायदा ये होता था कि आप 1 फुट से भी अगर नीचे फेंके तो फट जाता था। हाँ जी। ये असल बम होंदा सन, फूक मारी हाथे चल जांदा हुंदा सी। अच्छा वैसे किसी के हाथ में चला है कभी पटाखा? ਇਹ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲੇ। चिचड़ भी होते सन। हाँ दीवार के नाल इंज रगड़ के चलाने सन। उसको अगर आग न दिखाई जाए जी जी, यानी कि पुट पुट करके वो जलना शुरू हो जाती थी, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज वो निस्बतन सेफ थी। फुलझड़ियाँ फुलझड़ियाँ तो बहुत ही हाँ वो खूबसूरत। बहुत। वैसे अब मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को इस मामले में डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि एक तो इतना नॉइस पोल्यूशन हुआ करता था सरगोदा में, मुझे याद है खास तौर पे शब बारात के 2-3 दिनों के आगे पीछे बहुत ज्यादा जिंदगी लोगों की अजाब हो जाया करती। दूसरे कोई बरस ऐसा नहीं गुजरता था जब इन दिनों में शहर से खबर ना आए कि भाई बच्चे झुलस गए या आग लग गई कहीं। मगर शाजी आतिशबाजी वगैरह तो पूरी दुनिया में होती है। हाँ मगर महदूद इलाके में होती है। जो सामान उसके लिए तैयार किया जाता है वो भी बहुत ही, ये नहीं होता कि कोई चीज़ आग दिखाते दिखाते आपके हाथों में ही चल जाए। अच्छी क्वालिटी ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਪਾਟਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਏ। मगर शाह जी त्योहारों का मजा तो इन्हीं चीजों के साथ होता था। हाँ ये देखिए ये असल में एक लंबी बहस हो जाएगी। बात वही है कि अगर आप समझते हैं कि इन चीज़ों में खूबसूरती भी है जो कि किसी हद तक है भी, मगर ये भी आपको देखना होगा ना कि भाई वो कोई नॉइस पोल्यूशन तो नहीं पैदा कर रहे हैं। मुझे याद है सरगोदा शहर में, पता नहीं लाहौर में वो था कि नहीं था चूंकि वो ज़माना हमारा सारा सरगोदा में गुजरा, तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं, तोबड़ा या ताबड़ा उसे कहा कर। लोहे की एक लंबी सी रॉड होती थी, बाज़-औक़ात फुट, बाज़-औक़ात 1.5 फुट, बाज़-औक़ात 2-2 फुट लंबी, और उसके एज पर, किनारे पर, कोने पर एक छोटी सी प्याली नुमा आप समझिए चीज़ जो है वो होती थी। उस प्याली नुमा चीज़ का साइज़ छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। उसके अंदर अगर बड़ा हो तो ज़्यादा पटास डाल देते थे, कम हो तो थोड़ी पटास डाल देते। फिर दूसरी रॉड के किनारे पर एक कील होता था, वो कील उसके अंदर यानी कि आप समझिए फिट हो जाता था। जब खींच कर उसे दीवार पर या फर्श पर मारते थे, आप यकीन जानिए मैंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा है और एक मरतबा नहीं कई मरतबा देखा है कि बाज़ औक़ात खिड़कियों का शीशा टूट जाता था। महल्ले 'ਚ लगदा सी फौजी मशकां होण रहीਆਂ। तो हनी साहब जो बात कर रहे थे वो भी अहम है।
अगर कोई सोसाइटी ये समझती है कि भाई ठीक है ये फ़न भी है, लड़के वाले एंजॉय भी करेंगे, तो उसके लिए शहर से दूर आपको ऐसा मकाम बना सकते हैं जहाँ बच्चे चले जाएं। फिर आप उसके लिए बाकायदा कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाइए कि भाई ये ख़ास मिकदार से ज़्यादा आवाज़ ना पैदा कर सकता है, जो भी आपने करना। फिर ये तय कर लें कि भाई ये इसकी हुदूद व क़यूद है, इसको क्रॉस आपने नहीं करना। ये भी उस वक्त कि अगर इज्तमाही तौर पर सोसाइटी ये समझती है कि भाई ठीक है इस काम को जारी रहना चाहिए। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि इस पे शहरों में तो कम से कम 100% इस पे पाबंदी होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह जी। असल में जब बचपन की ये जो शरारतें या चीज़ें अच्छी लगती थी उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई तो वाकई ये चीज़ें बहुत अजीब फील होना शुरू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इनके लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स क्रॉस कर दी। जी हाँ। आप देखिए हमने बसंत वाले मामले में क्या किया आपने, क्या फेस्टिविटी थी यार, क्या लुत्फ आया करता था, और कितनी बड़ी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई थी इस मुल्क में। हमेशा ही होती थी, मगर ये मुशर्रफ साहब के बाद तो बहुत उसने फ़रोग पाया था। लेकिन मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि अगर अरबा रुपया भी आना शुरू हो जाए, मगर किसी एक बच्चे की जान को भी अगर ख़तरा है तो उन अरबों रुपए को आपको साइड पे कर देना चाहिए। जब तक एक बच्चे की भी जान खतरे में है तब तक ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने उसकी हुदूद व क़यूद नहीं बनाई, नतीजा क्या हुआ कि हम अपने बच्चों के गले काटे यार। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना हनी साहब 100 गल्लां दी एक गल, वो वही है जो आपने कही। पूरी दुनिया में जो लोगों के रिवायती खेल हैं उसमें बाज़ औक़ात चोट लगने का, तशद्दुद का एलिमेंट थोड़ा बहुत पाया जाता है, जैसे बुल फाइटिंग है। खैर उस पर भी बड़ा यानी कि एतराज़ अब तो होता है, और भी कई ऐसी खेल हैं। मगर यह है कि उन्होंने हुदूद व क़यूद तय कर ली हैं। ये तो डोर का मामला है या पटाखे का मामला है। मेरे भाई आप तो अगर हॉकी में या फुटबॉल में हुदूद व क़यूद तय नहीं करेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो उसमें भी रोज़ लाशें गिरेंगी ग्राउंड में। हाय हाय शायद तुम पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, एडी अच्छी गुफ्तगू कर। एक 50 रुपये देना। बहैसियत कौम हमारा ये अलमिया है कि हम तय नहीं कर पाते कि हमें कब चलना है, और चलने लगे तो हम भूल जाते हैं कि हमें कहाँ रुकना है। मसला क्या है? मसला ये है कि ओवरऑल हमारे बेशतर तबके, हाँ उनका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, हम इंतहा पसंद हो गए। आप इसका अंदाज़ा यूँ कीजिए कि जो शख्स इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहा होता है वो भी इंतहा पसंदी इख्तियार करते हुए ये चाह रहा होता है कि इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे। तो मॉडरेट रवैये कैसे आएंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ नहीं सोच रहे और ये सीरियस गुफ्तगू होने लगी। ये जो मैंने अभी मैं मौत के मुंह च बैठा। ये जो मैंने अभी बात की ना कि यानी कि जो लोग इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं उनके रवैयों में भी तशद्दुद हमें नज़र आता है। तो बस वो कहेंगे जी गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। होता क्या है कि हम गाली देने वाले पर जब तनकीद करते हैं तो तनकीद करते हुए उससे बड़ी गाली दे रहे होते हैं। वो कह रहे होंगे बुजुर्गों तुम मैंने चवल क्यों किया? ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 150 ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 800-900 ਵਾਰੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲੀਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना। बड़ी एक दिलचस्प शेख सादी की हिकायत याद है। ये जो इंतहा पसंदी वाला है ना, कि हम जिस चीज़ की मुखालफत कर रहे होते हैं उससे बढ़कर हम बाज़ औक़ात वो काम कर रहे होते हैं। क्या यार वैसे ये बुजुर्ग थे, क्या बड़े लोग थे। तो शेख सादी की हिकायत मुझे याद आती कि रात को बगदादी के गालिबन बगदाद के कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो एक तरफ से एक यानी कि बुजुर्ग कुत्ता, उनका सीनियर कुत्ता जो है उम्र रसीदा, मुझे तो गोड्या हाथ ला के भौंकदे सन। वो आया और आके उसने तमाम कुत्तों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जब सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए तो ये एक ऊंची जगह पर बैठ गया जो उम्र रसीदा कुत्ता था, सीनियर कुत्ता था। और उसके बाद इसने भौंक भौंक कर उन कुत्तों को समझाना शुरू किया, देखो जब तुम सारी रात ऊंचा ऊंचा भौंकते हो तो खल्क़ खुदा डिस्टर्ब होती है, किसी ने काम पर जाना होता है, कोई बीमार होता है, लिहाजा तुम लोगों को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो शेख सादी हिकायत के आखिर में लिखते हैं कि उसके बाद सारी रात वो भौंकने वाले कुत्ते खामोशी से सुनते रहे, और जो उम्र रसीदा कुत्ता उन्हें समझा रहा था, लेक्चर दे रहा था, सारी रात वो बुजुर्ग कुत्ता भौंकता रहा और खल्क़ खुदा को उन कुत्तों से ज़्यादा डिस्टर्ब किया। वापस आते हैं जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी। हाँ, जो दूल्हा बेचारा फिर के ना मिट्टी कट्टा फै के वो गब्बर सिंह बन गया। ये बताएं कि घोड़े की सवारी किस किस ने की है? हनी ने की है। मैंने टांगा घोड़ा चलाया हुआ है। टांगा घोड़ा चलाया? ये तो मुल्तान टांगा घोड़े चलाने जी एक दफा बैठा हूँ, 2-2.5 घंटे मैंने राइडिंग की, बस जिंदगी में कभी नहीं। हमारे यहाँ जो दूध वाला दूध देने आता था, घोड़े पे तुसी मौले जट को दूध लेंदे सी। यार वैसे मुझे याद आया हनी साहब,
अच्छा मेरी पहले बचपन आप तो 2 बार घोड़े पे बैठे होंगे। नहीं बताएं तो सही, तो आपकी बारात 2 बार गई होगी कि नहीं? जी, जी। या दूसरी मर्तबा निकाह आपने खामोशी से किया था? ऐसा केर कार के उधर ले आओ। नहीं, दूसरी शादी भी आपने वैसी धूमधाम से की थी जैसे पहले की थी? नहीं, दूसरी भी धूमधाम से हुई थी और मुझे लग रहा है तीसरी भी धूमधाम। बताएं ना। वो आप और मैं शो के बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था बारात गाड़ी पे गई थी कि घोड़े पे? पहली शादी पे ना अखराजात का इतना अंदाजा नहीं होता, दूसरी पे अंदाजा हो जाता है, अच्छा। तीसरी पे तो बिल्कुल पूरा आपको बजट मिल जाता है। यार मुझे ये बताइए कि जब दूसरी शादी हुई थी आपकी, हाँ जी, तो पहली बेगम साहबा उसमें शरीक हुई थी? नहीं। ऐसे मेरे जहन में ख्याल आ गया। आपके जहन में ऐसे ख्याल है? मेरा दिल करदा मैं ਤੁਹਾਡਾ दूजा करा के ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ वो सारे प्रोसेस चो लगावा। नहीं, मैं तो वैसे पना मांगता हूँ। नहीं शाह जी, आप टाइम मांगते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।